नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में बीजेपी को जितनी तगड़ी हार मिली है, पार्टी में खलबली भी उतनी ही मची हुई है। हर दिग्गज इस हार से हैरान है और अपना दामन बचाते हुए हार की अपनी अपनी तरीके से, अपनी अपनी तरह से समीक्षा कर रहा है। कोई स्थानीय नेताओं को तवज्जो ना देने की वजह बता रहा है, तो कोई प्रचार की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हार की बौखलाहट ने बीजेपी के भीतर ही घमासान मचा दिया है? क्या दिल्ली की हार के बाद बीजेपी में बढ़ गए हैं विरोध के सुर? और सवाल यह भी, क्या केजरीवाल केंद्रित प्रचार बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी? इस पर हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। दिल्ली में बीजेपी को इतनी करारी शिकस्त मिली है कि दर्द रह रहकर फूट रहा है। नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कहां और कैसे हो गई चूक। वो दिल्ली जहां प्रचंड बहुमत से मोदी प्रधानमंत्री बनकर देश पर राज कर रहे हैं, दिल्ली में आखिर कैसे विधानसभा चुनाव में हाशिए पर आ गई बीजेपी? दिल्ली की हार पर बेचैनी दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक अखबार से बातचीत में कहा है कि दिल्ली में स्थानीय नेताओं को तरजीह न देना ही बीजेपी के लिए हार की सबसे बड़ी वजह बन गया। रमन सिंह ने यह भी माना है कि दिल्ली में न तो लोकल नेताओं को अहमियत मिली और न ही दिल्ली के लोकल मुद्दों को बीजेपी ने गंभीरता से उठाया। हालांकि जब रमन सिंह से इसके बारे में बाद में पूछा गया, तो उन्होंने अखबार की टिप्पणी को सिरे से खारिज कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली में मिली हार मोदी युग की सबसे बड़ी हार है। ये सच है कि हार की वजह कोई एक नहीं। रमन सिंह की नजर में वजह कुछ और है, तो दिल्ली के नेताओं के लिए सबसे बड़ी वजह है किरण बेदी, जिसका जिक्र बीजेपी के कई नेता पहले ही कर चुके हैं। ये जरूरी नहीं कि बीजेपी की हार के लिए किरण बेदी ही सबसे बड़ी वजह रही हो। सवाल तो केंद्र के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जैसी योजनाओं पर भी उठ रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली के एक बड़े वर्ग को नाराज कर दिया। तो दूसरी तरफ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने एक अंग्रेजी अखबार में दिए इंटरव्यू में सीधे बीजेपी नेतृत्व और प्रचार समिति पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। ये मेरा निजी विचार है कि हमारा केजरीवाल केंद्रित प्रचार नेगेटिव चला, इसी वजह से केजरीवाल को सहानुभूति मिली। इस पर पार्टी आत्मनिरीक्षण करेगी। इसी नेगेटिव प्रचार से हम 2013 की 31 सीटों से आज 3 पर आ गए। अगर आपको एनआरकी करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। जो लोग झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं, वो सिद्धांत के आधार पर चलने वाली पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। 8 महीने हो गए चुनाव के बाद, आप पूछिए इस हरामखोर से कि काशी के किसी मतदाता से पूछने भी धन्यवाद भी देने गए थे क्या? अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल केंद्रित नेगेटिव प्रचार बीजेपी की हार का सबब बना? अगर ये सही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बीजेपी नेतृत्व की बड़ी रणनीतिक चूक थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सतीश उपाध्याय ने ही नेगेटिव प्रचार को वजह बताई हो। अब तो संघ से लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेता भी दिल्ली में हार के लिए नेगेटिव प्रचार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हिंदुत्ववादी संगठन है, चाहे वो घर वापसी का विषय हो, चाहे अन्य विषय हो, उनके कारण से शायद भाजपा हारी है। दिल्ली में बीजेपी की हार इतनी बड़ी है कि जितने नेता उतनी वजह है, लेकिन ये मंथन अभी थमा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में वेल कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, खासतौर से प्रवक्ता आपस में भी होते हैं, नेताओं के साथ भी होते हैं, लेकिन उससे भी अलग हटकर हमारे यहाँ वॉर रूम होता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं के फीडबैक भी होते हैं, और जो प्रत्याशी होते हैं उनके भी जो फीडबैक होते हैं ये भी होते हैं। तो ये समय लेते हम लोगों को बताया जाता है, जिसके आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं। अब बीजेपी में हार की वजह का पोस्टमार्टम चल रहा है। शिकस्त करारी है तो पोस्टमार्टम भी लंबा चलेगा, लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि क्या हार के कसूरवारों पर कोई कार्रवाई भी होगी या कोरा मंथन ही चलता रहेगा? अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल, आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा दिलीप पांडे, स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, इसके अलावा संघ के विचारक राकेश सिन्हा भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। पर संबित, क्या लोगों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है? ये अगर मैं कहूं, मैं ठीक कह रहा हूं क्या?
नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी की नाराजगी सामने आ रही है, ये उचित नहीं होगा, मगर इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक नहीं अनेकों कारण होंगे इस प्रकार के जबरदस्त हार का। जैसे खुद रविशंकर प्रसाद जी ने भी उस दिन इंटरव्यू में अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए थे वो जबरदस्त हार था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बहुत कारण होंगे, और एक परिपक्व पार्टी होने के नाते हमें बिल्कुल मानना चाहिए कि हमें समीक्षा भी करनी है किन कारणों से हार हुई है, और आपने परिपक्व शब्द का इस्तेमाल किया डॉक्टर पात्रा। गलतियां हुई थी डॉक्टर पात्रा, आपने परिपक्व पार्टी है, मैं बिल्कुल मानता हूं परिपक्व पार्टी है बीजेपी, अनुशासित भी है। इसीलिए अगर आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ये कहते हैं कि स्थानीय नेतृत्व को तवज्जो नहीं दी गई दिल्ली में, ये हमारी हार का एक बड़ा कारण था। अगर आपके प्रदेश के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रचार किया, ये अनुशासित कार्यकर्ता नेता इससे ज्यादा क्या कहेगा भला? यही तो कड़वाहट निकल रही है। देखिए, जहां तक अभी रमन सिंह जी का सवाल है, आपने खुद ही दिखाया कि जो अखबार में छपा था, रमन सिंह जी ने वो सिरे से नकार दिया जब उनसे ये पूछा गया। मगर देखिए, बहुत सारे कारण मीडिया की बात सकता है जो डॉक्टर पात्रा नहीं, बीच में रोकना चाहूंगा। मैं बता रहा हूं, बाकायदा बाईलाइन के साथ खबर छपी थी, बाईलाइन के साथ, ये एजेंसीज के हवाले से नहीं है, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड अखबार में ये पूरी बात छपी है। अब वो खारिज, वो तो ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ना कि बोल दो उसके बाद कह दो मैं इट वॉज मिसकंस्ट्रूड एंड मिसरिप्रेजेंटेड, ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ये नहीं कहा उन्होंने मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। संदीप जी, चलिए मान भी लेते हैं कि वैसा बोला हो, मैं उसको खारिज नहीं करूंगा क्योंकि आपने एक प्रश्न पूछा है। मान भी लेते हैं ऐसा बोला हो, तो हो सकता है वो सब भी कारण रहे हो। मैंने कहा है ना कि एक कारण तो हो नहीं सकता है, अनेकों कारण स्वाभाविक रूप से होंगे, वो भी कारण हो सकते हैं। और अगर मुझे भी मालूम हो तो मैं समझता हूं कि एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैं उसे डिबेट में शेयर करूं, उसके बजाय मैं वेट करूंगा जब हमारा इंट्रोस्पेक्शन सेशन, आत्मचिंतन सेशन चलेगा। स्वाभाविक रूप से वहां पार्टी के तमाम विषयों पर चर्चा होगी, और जो भी निकल आएगा, संदीप जी, मीडिया तो आज सबसे महत्वपूर्ण पायदान है, वहां इन सब विषयों को रखना ही पड़ेगा हमें। मैं आपकी बात बिल्कुल फेस वैल्यू पर ले रहा हूं, और आपका एक थैंकलेस जॉब है। देखिए डॉक्टर पात्रा, और वो मैं भली बात समझता हूं कि अगर जबरदस्त जीत हो जाती है पार्टी की, तो लोग कहते हैं अरे भाई प्रवक्ता का काम ही क्या है, ताल ठोकनी थी, डंका बजाना था, वो बजा दिया। और अगर जबरदस्त करारी हार मिल जाए जो आपको दिल्ली में मिली, आप अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं डॉक्टर पात्रा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन तब भी मीन में एक निकालने वाले कहने लगेंगे आपने ढंग से डिफेंड नहीं किया। आपका काम है डिफेंड करना, आप वो अपना काम कर रहे हैं। मेरा सवाल अभी भी बिल्कुल सरल, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सटीक है कि विरोध के सुर बढ़ने लगे हैं ना, चाहे रमन सिंह की बात हो, चाहे सतीश उपाध्याय की बात हो। मैं यहां पर आपके बिहार से जो सांसद हैं कीर्ति आजाद का तो जिक्र भी नहीं कर रहा हूं। साक्षी महाराज कह रहे हैं मुझ पर तोहमत क्यों मंड रहे हो भाई, मुझे तो चुनाव प्रचार से ही आपने मना कर दिया था। ये इक्का दुक्का लोगों की बात नहीं है। दिल्ली में ही 5 आपके सांसद, हर्षवर्धन और प्रवेश वर्मा के अलावा जो बाकी 5 सांसद हैं, मैं नाम भी गिनवा देता हूं, वो आपको तो पता ही है, उनसे कार्यकर्ता नाराज हैं कि नकचड़े बन गए, हमसे ढंग से बात नहीं की जा रही थी। अब ये चर्चा आम हो गई है। मेरा सवाल ये है डॉक्टर पात्रा, देखिए, मैं तो कह रहा हूं, मैंने बहुत साफ गोई से शुरू में ही एक्सेप्ट किया कि एक नहीं अनेक कारण होंगे, और अनेकों कारण कहीं बाहर से तो नहीं आएंगे, वो पार्टी के अंदर ही होंगे। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे कारण जो आप गिना रहे हैं, मैं यहाँ कितना भी नाना करते रहूं उससे बात नहीं बनने वाली है। और आज बिल्कुल जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से हम प्यार करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ गोई से एक्सेप्ट करे जो जो कारण रहे हैं। और जैसा मैंने शब्द इस्तेमाल किया परिपक्वता का उदाहरण यही होता है कि जो डिफिकल्टीज रही हैं उसको दरकिनार नहीं करे, नॉट टू ब्रश इट अंडर द कारपेट बट टू फेस इट विथ कमिटमेंट, टू फेस इट विथ सम अमाउंट ऑफ कन्विक्शन। हम उससे लड़ें, हम उसको ठीक करें, जरूर ठीक कर लेंगे। आप देखिए, जब हमारे 2014 की चुनाव आई थी, जब आपने गोवा का सेशन दिखाया था, उसके बाद भी आप लोगों ने दिखाया था कि पार्टी में खुशी नहीं है, सब लोग नाराज हैं, मगर देखिए हम जीत हासिल की, हमने आप लोगों के आशीर्वाद से हासिल की। ठीक उसी प्रकार कौन होते हैं आशीर्वाद देने वाले? जनता है ये तो, पड़ाव में जनता जनार्दन है सर, जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहिए होता है। मैं जनता को ही बोल रहा हूं, आप अर्थात जनता, मीडिया, पैनलिस्ट सभी को कह रहा हूं, सभी जनता ही तो है अंततोगत्वा। ये एक पड़ाव आया है, इस पड़ाव में ठहर के
आत्मचिंतन करेंगे और फिर दौड़ लगाएंगे, जीत हमारी होगी। जी प्रदीप, जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, विरोध के सुर, एक जो तरीका था 8 महीने से, वो तरीका चल रहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो वो फैसला करेगी, एंड इट वाज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। कोई मजाक की बात नहीं है 282 सीट लाना, कोई मजाक नहीं है हरियाणा में 4 से 47 का आंकड़ा हासिल कर लेना, महाराष्ट्र में जहां 119 अपने दम पर लड़ती थी सीटें बीजेपी, वहां 121 सीटें हासिल कर लेना, ये कोई मजाक की बात नहीं थी, ये जबरदस्त सफलता हासिल की। लेकिन उसके चलते एक अहंकार शब्द, एक अलूफनेस, खबरें ये आ रही हैं कि एक आम कार्यकर्ता अमित शाह से नहीं मिल सकता, उनके 15-15 ऑफिस बेयरर्स उनको घेरे रहते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। ये बातें चर्चा अब आम हो रही है ना, अगर ये बात सवाल उठाए जाएं, जायज है ना? बिल्कुल जायज सवाल है। देखिए, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व होता है, उसकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का पूरी पार्टी स्ट्रक्चर पे असर पड़ता है, नीचे तक पड़ता है। लेकिन दिल्ली का मामला बीजेपी का बिल्कुल अलग सा है। आप देखिए, ये छठा विधानसभा चुनाव था विधानसभा बनने के बाद से, केवल 93 में जीती थी बीजेपी, जब जनता दल यहाँ कुछ इलाकों में प्रभावी था, तो उसने वोट काटे, ट्रायंगुलर फाइट हुई, उसमें जीत गई। 98 में सुषमा स्वराज के नेतृत्व में लड़े, हार गए। 2003 में साहब सिंह वर्मा के नेतृत्व में लड़े, हार गए। 2008 में वीके मल्होत्रा के नेतृत्व में लड़े, हार गए। 2013 में डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में लड़े, हार गए। इस बार किरण बेदी के नेतृत्व में लड़े, हार गए। बाकी जो हार है 4, वो तो बीजेपी के अपने लोग थे। किरण बेदी पर आप आरोप लगा सकते हैं कि पैराट्रूपर थी, बाहर से आई, लाया गया, नुकसान हुआ, फायदा। देखिए, बीजेपी की दिल्ली में समस्या ये है कि यहां जो मतदाता है उसका लगभग 2/3 समाज के वंचित वर्ग से आता है, वो किसी जाति का, धर्म का हो। उसके मन में एक धारणा बनी हुई है कि ये अमीरों की पार्टी है। वो कांग्रेस को बहुत लंबे समय से ये समझता रहा है कि ये गरीबों की चिंता करते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। नहीं, ये तो चुनावी हार जीत के विश्लेषण की बात हो गई। मैं बीजेपी अंदर खाने जो सवाल उठ रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहा हमसे तो पूछा नहीं, हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया गया, वो सिर्फ किरण बेदी। हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई अगर पूछा गया होता तो 20 नवंबर तक। देखिए, वो 2 चीजें हैं। एक, ये बात सही है कि पूछा नहीं गया, ये बात सही है, कार्यकर्ता उपेक्षित ही नहीं, अपमानित भी महसूस कर रहा था। यहां तक बीजेपी, भाजपा, 20 जनवरी तक आपने टिकट नहीं अनाउंस किए हैं, टिकट नहीं अनाउंस किए। स्टेट लीडरशिप को पता नहीं है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आ रहा है, और उनको मीडिया से पता चलता है। तो ये सब मुद्दे, अब चूंकि हार गए, अगर जीत गए होते तो यही सब, इन्हीं कदमों की वाहवाह हो रही है। यही बात, ये बहुत अहम बात कह रहे हैं राकेश सिन्हा। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव, देखिए, जब जीत होती है तो सारी चीजें भुला दी जाती हैं। दरअसल 2014 में भी इसी दिल्ली में, जब मीनाक्षी लेखी को नई दिल्ली दी गई, या महेश गिरी को पूर्वी दिल्ली दी गई, या मनोज तिवारी और उदित राज को भी लाया गया, ये बाहरी उम्मीदवार थे, नाराजगी जबरदस्त थी। लेकिन मोदी लहर, मोदी सुनामी, जो भी आप शब्द इस्तेमाल कीजिए, उसमें जीत के चलते ये विरोध के सुर कभी सार्वजनिक नहीं हो पाए। अब हार की खटास में ये बातें सामने आ रही है। राकेश सिन्हा, देखिए, जब आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये पार्टी आज की पार्टी नहीं है, 1952 की पार्टी है। तो थोड़ा सा आप इसका इतिहास देख लीजिए कि 1983 में, प्रदीप जी को याद होगा, आपको भी याद होगा, 1983 में जम्मू कश्मीर और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई थी। उसके बाद 1984 में पराजय हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था जब दिल्ली और जम्मू कश्मीर में हार हुई थी। और उसके बाद पार्टी ने उनकी इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। पार्टी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया कि एक कार्यदल बनाया था कृष्णलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, जिसमें कार्यकर्ताओं के विचार संगठन, विचारधारा के ऊपर लिया गया था और एक बड़ी तब्दीली आई थी। मुझे लगता है कि ये कुछ विरोध के स्वर उठेंगे, स्वाभाविक है, हार के बाद लोगों में विरोध का स्वर उठता है, तो कोई असहज बात नहीं। नहीं, विरोध के स्वर अभी नहीं। मुझे लगता है मैंने 2014 का, राकेश जी, मैंने 2014 लोकसभा चुनाव का इसलिए भी जिक्र किया कि इन द रन अप टू दिस इलेक्शन ऑल्सो 3000 स्वयंसेवक, आरएसएस के स्वयंसेवक आए काम करने के लिए, पूर्णकालिक उसमें स्वयंसेवक भी थे। पन्ना प्रमुख, जिसके बारे में बड़ी चर्चा की है हमने मीडिया में कि भाई कैसे एक पन्ना लेकर वो सारे गली मोहल्लों में जाते थे। खुद की खबर है, खुद का एक्सेप्टेंस है संघ के स्वयंसेवकों का कि वो 20% ही मात्र अपने लक्ष्य का 20% हासिल कर पाए, क्योंकि नाराजगी थी।
एक अवर्जन थी कि अच्छा ऐसे थोड़ा चलती है पार्टी। देखिए, अभी संबित जी ने कहा ही है कि भारतीय जनता पार्टी में अनेक कारण रहे होंगे, उन कारणों पर विचार किया जाएगा, उसमें असंतुष्टि भी रही होगी, इसमें दो राय नहीं है कि कार्यकर्ताओं में असंतुष्टि नहीं थी, नेताओं में असंतुष्टि नहीं थी। अगर असंतुष्टि नहीं होती तो शायद 3 सीट पर तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं सिमटती। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 20-22 सीट लेने की हैसियत तो पार्टी के संगठन में, कार्यकर्ताओं में है। लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ये इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री और लैंडस्लाइड डिफीट दोनों ही एक संदेश देता है। संदेश यह देता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी मैकेनिज्म को पार्टी तय करनी पड़ेगी। मुझे लगता है एक कार्यदल बनाने का समय पार्टी के पास आ गया है, जो कार्यदल पूरे देश के कार्यकर्ताओं की राय ले। चूंकि नेशनल काउंसिल की मीटिंग में, राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग में बहुत क्षणिक मीटिंग होती है, एक उत्सव की तरह होता है। कार्यकर्ताओं की लंबे समय तक भागीदारी नहीं हो, यह किसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए ठीक नहीं है। जो वंशवादी पार्टी है, डायनेस्टी पार्टी है, एक व्यक्ति केंद्रित पार्टियां हैं, वे तो कर सकती है, आप भी तो व्यक्ति केंद्रित हो गए ना। देखिए राकेश, यही तो सवाल उठ रहे हैं कि जो बीजेपी संगठन को तवज्जो देती थी, संगठन सर्वोपरि था बीजेपी में, लेकिन पिछले 8 महीनों में आप ही के लोग ये बता रहे हैं, आप ही के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, बड़े नेता पर्दे के पीछे ये कह रहे हैं कि जो अपने संगठन की ताल ठोकती थी पार्टी, आज वो भी व्यक्ति केंद्रित होती जा रही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति केंद्रित हो सकती है, ऐसा नहीं है। हो ही ना, आपको 8 महीने में मैं तो व्यवहारिक उत्तर देता हूं। हाँ। क्योंकि नरेंद्र मेरी बात सुन लिया जाए, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि आपको लगता है कि व्यक्ति केंद्रित हो गया, लेकिन स्वयं नरेंद्र मोदी जिस राजनीतिक संस्कृति के पैदाइश हैं वो ऐसा नहीं होने देंगे, स्वयं ऐसा नहीं होने देंगे। बल्कि मैं कभी कभी हंसकर कहता हूं कि जो लोग नरेंद्र मोदी जी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तो पार्टी को उस मुकाम पे पहुंचाया जहां तक पार्टी सोचती नहीं थी, बल्कि ऐसा लोग नरेंद्र मोदी को क्षति पहुंचाते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि बार बार नरेंद्र मोदी जी को नहीं, पर जो देखिए गुजरात कंगन को आरसी क्या तमाम राकेश, मैं पूरा कर लूं बात जी, मैं बात पूरी कर लूं। जिस व्यक्ति ने गुजरात में बैठकर सभी राजनीतिक आक्रमणों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को उस पैगाम पे पहुंचाया, उस व्यक्ति को छोटी मोटी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। हाँ। उस व्यक्ति में अपनी दृष्टि है। मुझे लगता है कि पार्टी को संगठनात्मक और वैचारिक स्तर पर एक सही अर्थों में आत्मालोचन की जरूरत है, गंभीरता से आत्मालोचन की जरूरत है। सिर्फ दिल्ली का प्रश्न नहीं है, अन्य जगहों पर भी पार्टी में संतोष हो सकता है, लेकिन नहीं, पर दिल्ली की देखिए, दिल्ली की बात इसलिए देखिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और फिर नाम आ जाता है अरुण जेटली कि इनकी तिगड़ी सारे फैसले ले रही थी, सारी की सारी चुनाव प्रचार की कमान उनके हाथ में थी। कहा यह भी जा रहा है अरुण जेटली के जो सबसे ट्रस्टवर्दी लोग थे, जो स्ट्रैटेजी बना रहे थे, उनको राज्यसभा क्लब का भी नाम दे दिया गया। ये तमाम बातें हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन नीम अफजल साहब, दरअसल आपके यहां भी यही बात हो रही है, बीजेपी में ही विरोध के सुर नहीं उठ रहे हैं। शीला दीक्षित ने तो सारा हार का ठीकरा अब अजय माकन पर फोड़ दिया। आलम यह है कि कुछ ही लम्हों पहले आपकी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि ये तू मैं मत करो, अपनी बातें दिल्ली चुनाव को लेकर सार्वजनिक मत करो। आलम यह है कांग्रेस का भी। नीम अफजल साहब, देखिए, जो आप कह रहे हैं कि सोनिया जी का कोई बयान आया, मुझे उसकी नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूं, अभी आया है ये बयान। शीला जी ने क्या कहा है इसकी भी मुझे वाकई कोई जानकारी नहीं। मैंने दोनों में से कोई बयान नहीं देखा। इससे पहले भी मैं किसी चैनल पर बैठा हुआ था किस वक्त ये बयान आया, तो यकीनन मैं जरूर देखना चाहूंगा क्या बयान दिया था उन्होंने, उसके बाद ही कुछ तबसरा कर सकता हूं। लेकिन अभी जो आपने जिक्र किया हमारी पार्टी का, यकीनन हमारी डिफीट शायद भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा है एक तरह से, कि हम लोग 1-0 पर चले गए हैं। लेकिन हमारी हार तो तय हो गई थी 2013 के अंदर। कुछ कंफ्यूजन था, जो शायद हम उस वक्त 8 सीट लेकर आए थे। जनता ने ये देख लिया था कि बीजेपी को हराने के लिए अपना वोट को डिवाइड नहीं करना है। इस बार उन्होंने वही काम किया और हम भले ही इसमें हारे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह साबित कर दिया गया कि आप 31% पर वोट के डिवीजन की वजह से 282 सीटें लाए हैं, और जहां 34% वोट लाने के बाद भी
आप 3 पर रह गए, इसलिए कि बाकी को डिवाइड नहीं हुआ। मीम अफजल साहब, तो मैं समझता हूं मीम अफजल साहब, माफी से टोकना चाहूंगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप राजनेता। माफी मत कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए मीम अफजल साहब, आप राजनेता कम हैं, राजनयिक ज्यादा हैं। जी। लेकिन आप बिल्कुल खांटी राजनेता की तरह विश्लेषण करने लगे, जात पात की बात ले आए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट। ये सीधी सीधी नाराजगी थी, विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी ने अपने आप को खड़ा किया, आप कहीं रास्ते में नहीं थे। कटिंग अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हर तबके हर आयु वर्ग को तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। ये सबक लीजिए सर, जात पात की बात मत बताइए, पारंपरिक वोट बैंक मत बताइए मुझे। संदीप जी, आप गलत कह रहे हैं, मैंने जात पात की बात नहीं की। मैंने भारतीय जनता पार्टी के वोट की और बाकी लोगों की बात की, और उसके अंदर सब शामिल हैं। मैंने ना जात पात की बात की, ना रिलीजन की बात की, और नहीं करूंगा, जरूरत नहीं है उसकी। ये तो साबित हुआ है कि जात पात से, रिलीजन से उठ करके लोगों ने बीजेपी को हराने का काम किया है। और बीजेपी को हराया क्यों है, उसकी वजूहात आप लोग काफी डिस्कस कर रहे हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन सवाल आपने मुझसे किया है, हमारे खिलाफ जो नफरत थी, हमारे खिलाफ जो गुस्सा था, वो हमारे 10 साल के सेंटर के शासन और 15 साल की दिल्ली के अंदर हमारी सरकार, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, और हम उस सजा को भुगत रहे हैं। नहीं, आपने 9 महीने में मीम अफजल साहब चली गई, मुझे ये बताइए, चिंता का विषय है। 49 दिन की सरकार छोड़ने के बाद केजरीवाल के खिलाफ भी बहुत गुस्सा था लोगों में, और वो 2014 के लोकसभा चुनाव में दिखा। 8 महीने में वो उठकर खड़े हो गए और वहां पहुंच गए। आप इन 8 महीनों में खड़े क्यों नहीं हो पाए? मैं मीम अफजल साहब, इससे पहले कि आप जवाब दें, मुझे एक ब्रेक लेना है सर, आप समझेंगे। दिलीप पांडे चुपचाप बड़ी आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उनके साथ ज्यादती कर रहा हूं आज। दरअसल दिलीप, जो ये सवाल उठ रहे हैं, ये विरोध के सुर, आपने क्या बवाल एक शुरू कर दिया है। आपको यह भी अंदाजा था कि एक राज्य जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, वहां पर आप जीत हासिल करते हैं, और अंदर खाने इस तरह की खलबली मचेगी सत्ताधारी बीजेपी में और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में। देखिए संदीप भाई, मुझे लगता है कि थोड़ा समय चाहिएगा मुझे बताने के लिए। दिल्ली का और देश का वोटर जो है ना, प्रयोग धर्मी हो गया है थोड़ा, और प्रयोग करने का सिलसिला जो है वो विधानसभा 2013 के दिल्ली चुनाव से शुरू होता है, जब दिल्ली की जनता को एक ईमानदार विकल्प दिखता है, वो उसे वोट देती है, अपनी पलकों में बिठाती है, सम्मानजनक 28 सीटें देकर विधानसभा के अंदर कांग्रेस की बैसाखी के साथ सरकार बनती है। सरकार गिरती है, तमाम कारण थे उसके, सरकार गिरती है, लोकसभा चुनाव होते हैं, देश की जनता ने एक बार फिर से प्रयोग किया, अपनी उम्मीदों की पोटली उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर टांग दी। लेकिन पिछले 7 महीने में जब उम्मीदें और आशाएं पूरी होती नहीं दिखी, तो एक बार फिर ऐसा होता है कि वो प्रयोग करने की ठानती है दिल्ली के चुनाव में। इस बार जब वो प्रयोग करना चाहती है, वो अवलोकन करती है, वो 1 साल का इतिहास उठा के देखती है कि किसने क्या क्या कहा और क्या क्या किया। जब ये होता है तो ये पाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भाषा है वो हताशा, निराशा और अवसाद की हो गई है, अहंकार की हो गई है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी जो एक बार 49 दिन तक शासन कर चुकी है, वो पॉजिटिव बातें कर रही है, वो मुद्दों की बातें कर रही है, वो जनता के मसाइल की बातें कर रही है, उनको गालियां दी जा रही है तो वो सॉरी बोल के गले लगा रहे हैं। इसका असर हुआ है, जो आज 67 सीटें दिख रही हैं, वो डाउन टू अर्थ होने का नतीजा है। अपनी भाषा में अहंकार को निकालकर बाहर फेंकने, ये जो आपने इमेज मेकओवर किया है ना दिलीप को, जीत के रास्ते, दिलीप आपने जो ये इमेज मेकओवर किया है और काफी आपने तफसील से जो विश्लेषण किया, इसे एक लाइन में अगर मैं ये कहूं कि बहुतेरे मुद्दे प्लेट पर परोस दिए बीजेपी ने और आपने वो लपक लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसके असरात क्या हो रहे हैं, बीजेपी में विरोधी सुर बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ बड़ा सवाल यह भी कि क्या नेगेटिव प्रचार जो किया बीजेपी ने, उसका फायदा बीजेपी को होने के बजाय आम आदमी पार्टी को हो गया। दिलीप पांडे मेरे साथ हैं, साथ ही साथ डॉक्टर संबित पात्रा, मीम अफजल, राकेश सिन्हा और प्रदीप सिंह। दिलीप, दरअसल 2013 में जिस तरह की राजनीति आप कर रहे थे, वो इस बार बीजेपी करती दिखाई दी, और बीजेपी की जो अच्छाइयां थी 2014 के लोकसभा चुनाव की, उनको आपने कहीं ना कहीं इंटरनलाइज कर दिया। फेयर असेसमेंट है मेरी? देखिए, हर एक स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन की हर बार काम करेगी ऐसा नहीं होता। उस समय जनता के मन में गुस्सा था। 15 साल की जो अकर्मण्य शीला दीक्षित की सरकार रही थी,
उन सेंटिमेंट्स के साथ रेजोनेट करने वाली बातें हमने कही। हमने जो कुछ भी कहा जनता ने उन सारे रखा। ये बातें तो हमने सुन ली, हम 3 दिन से सुन रहे हैं। नहीं, पार्टी का हमें हरामखोर कह रहा है, मैं बिल्कुल कह रहा है, मैं कुछ कह रहा है। मैं 2014 में बीजेपी की रणनीति का कायल हुआ था, इस दफा आपकी रणनीति का। आप मुझे ये मत बताइए कि सोची समझी एक ये स्ट्रैटेजी थी कि नरेंद्र मोदी पर निशाना नहीं साधोगे। किरण बेदी के बारे में आपके पास बहुत असलहे थे, लेकिन आपने किसी भी औजार का इस्तेमाल नहीं किया, आप चुप बैठ गए और बीजेपी उस खेल में फंस गई। वो आप पर तीर चलाते रहे और आप उनके जवाब देते रहे। उसका कारण है संदीप भाई कि नेगेटिविटी को कभी भी नेगेटिविटी से नहीं काटा जा सकता, ऐसा हमारा मानना है। संवाद का जो हमारा अनुभव रहा है वो ये रहा है कि हमको पॉजिटिविटी भी करनी पड़ेगी। पिछली बार के चुनाव में 0 से शुरू किया था, आपको पता होगा, नई पार्टी थी, पहला चुनाव लड़ रही थी। नेगेटिविटी को कभी भी नेगेटिविटी से नहीं काटा जा सकता, ऐसा हमारा मानना है। संवाद का जो हमारा अनुभव रहा है वो ये रहा है कि हमको पॉजिटिविटी भी करनी पड़ेगी। पिछली बार के चुनाव में 0 से शुरू किया था, आपको पता होगा, नई पार्टी थी, पहला चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार हमें -100 से शुरू किया है और ये बहुत मुश्किल सफर था क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेगेटिव प्रोपेगेंडा ने हमारे अगेंस्ट एक बहुत बड़ी नकारात्मक दीवार खड़ी कर दी थी। उस दीवार को तोड़ के जनता के दिल में जगह बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी। ये नेगेटिविटी से नहीं हो सकती थी। इसके लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको अपनी भाषा में, अपने व्यवहार में विनम्रता और धनात्मकता दिखानी पड़ेगी। विनम्रता के अलावा आपने माफी मांगी, आपने वो ह्यूमिलिटी दिखाई कि माफी भी मांगी। और ये सवाल संबित पात्रा, आप उंगली उठा रहे हैं, ये सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा ही। आप नेगेटिव हो चले और ये पूछने से पहले आप ही के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ बोले मेरे सहयोगी, हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन को, जब उन्होंने भी ये सवाल पूछा। पहले वो सुन लेते कि जब इंट्रोस्पेक्शन होगा, जब विस्तृत चर्चा होगी, तो 2 विषयों पे तो पक्का होगी। एक कि केजरीवाल के खिलाफ जो नेगेटिव कैंपेन किया उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा, और उस पर चर्चा शायद खुल के बहुत ज्यादा इसलिए ना हो क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद की थी, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद वो आप ये बात अगर बता सके कि भाई वो कैरिकेचर किसने बनाया, किसके दिमाग का आइडिया था, आप कहेंगे कि नहीं वो तो सामूहिक है। अब मुझे मालूम नहीं कि वो सामूहिक था, किसी व्यक्ति विशेष का आइडिया था जिसको इंप्लीमेंट किया आप लोगों ने। और दूसरा कि किरण बेदी फैक्टर से हमको लाभ हुआ, नुकसान हुआ, उससे क्या सीख मिलती है, इन दोनों चीजों पर चर्चा होगी। नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा कि जो भी सवाल तरह तरह के उठ रहे हैं, और देखिए जब आप सुकेश जी आप चुनाव हारते हैं और इस तरह के जब परिणाम आते हैं तो जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं उन सबको आप ठीक मानिए कि वो सब ठीक ही हैं। और मैं ईमानदारी से कहूं, मैं झूठ बोलूं, क्योंकि जब आप हारते हैं तो सब कुछ गलत है, जब आप जीतते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। और इसलिए ये कार्टून किसने बनाए, कैरिकेचर किसने किया, ये एक सामूहिक निश्चित। लेकिन आपने कहा है, आपने एक प्रोग्राम में आपने कहा कि हाँ ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन उसने हार्म किया। नहीं, मैंने कहा ना कि कोई भी नेगेटिविटी अगर हम जरूरत से ज्यादा करते हैं तो वो किसी को भी नुकसान कर सकती है। तो ये एक सोचने का विषय है, क्या इससे नुकसान हुआ, क्या इससे फायदा हुआ। जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से ये सवाल हमारे सामने आएगा बार बार, जैसे आप पूछ रहे हैं और लोग पूछते हैं। किरण बेदी वाला भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा, लोग पूछेंगे और ईमानदारी से उसका एनालिसिस भी करना चाहिए। और ईमानदारी से अगर एनालिसिस नहीं करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। अगर हम ईमानदारी से चीजों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो उसका लाभ नहीं है। लेकिन अभी बैठेंगे, इसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन एक बात सही है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम अपना वोट परसेंटेज को पाने में कामयाब रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, आपने सुन लिया सतीश उपाध्याय ने क्या कहा, और आप एक अनुशासित सिपाही हैं, आप पार्टी लाइन ही टो करेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये अपने आप को पूछने से रोक नहीं पा रहा हूं, सीधा सीधा मान लीजिए ना, गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं कि हाँ बीजेपी ने नेगेटिव प्रचार किया और वो भारी पड़ा। देखिए सुधीर जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और ये आप भली भांति जानते हैं कि शुरू से ही मैं आपका बड़ा ही सम्मान करता रहा। तो आपने जो इससे पहले कहा, मुझे 1 सेकंड का जरा टाइम दीजिए। देखिए, मैं पहले जो दर्शक देख रहे हैं उनको बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत हुई है आसाम में। आसाम के जो लोकल पोल्स हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया है। नंबर 2, आपने खुद अभी कहा कि आप कायल थे भारतीय जनता पार्टी के 2014 के जो हमने कैंपेन चलाया था उसके कायल थे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं बहुत छोटा सा सिपाही
नहीं हूं सुधीर जी, मगर मैं मगर मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि कम से कम सुधीर मत बनाइए। मैंने गलती से सुधीर कह दिया था। नहीं, संदीप चौधरी जी, गलती से निकल गया होगा। मगर मैं आपको आश्वासित करता हूं कि आप मेरे मित्र हैं, आप पुनः कायल होंगे भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन के। ये एक छोटा सा सिपाही आज आपको आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को ये कहता है। तीसरा, पॉलिटिक्स हैज नो प्लेस फॉर नेगेटिविटी। पॉलिटिक्स में हमेशा पॉजिटिविटी होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, और जरूर हम इसका विश्लेषण करेंगे। चौथा, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भी दिलीप भाई बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, इसमें एक कंफ्यूजन रह रहा है, मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, आप ये भी कह रहे हैं कि नेगेटिविटी का रहा है, कहीं ना कहीं रोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रहा है, इसलिए दिल्ली में हार हुई है। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो मोदी जी की हार है। एक बात स्पष्ट है कि द कॉजेज वर लोकल, दे वर नॉट नेशनल। अगर आप नेगेटिविटी और रिकॉर्ड चलाने लगे, इतनी बढ़िया चार बातें कही आपने, आप लोकल इतनी बढ़िया, ये ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन आप अशोक रोड में अपने हेडक्वार्टर्स में ब्राउनी पॉइंट ले लेंगे ये पांचवी बात कहकर। चार बातें आपने बहुत अच्छी कही, साफ गोई से कही, ईमानदारी से कही। पांचवी वो घिसा पिटा रिकॉर्ड है, ठीक है, आपके केवाईसी नॉर्म्स में या आपके केआरएस का हिस्सा होते होंगे। राकेश सिन्हा, मुझे ये बताइए, ये चुनाव एक सीख दे रहा है क्या हमें? आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने लोगों के सामने जाकर साष्टांग होकर माफी मांगी, भैया माफ कर दो, गलती हो गई, कभी जिंदगी में कान पकड़ता हूं, नहीं छोड़ूंगा, भगोड़ा साबित नहीं होऊंगा। 5 साल केजरीवाल, मेरी बात मान लो, दरवाजे पीटते रहे, वो ह्यूमिलिटी दिखाई। और एक वो बीजेपी, और मैं फिर से दोहराने में डॉक्टर पात्रा, मुझे कोई गुरेज नहीं, कमाल का प्रचार किया था पॉजिटिव एजेंडा के साथ, उसे भूल गई बीजेपी को आज ये मानने में दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए कि हमने गलती की, हमने विकास की बातें ना करके नकारात्मक बातों को तवज्जो दी, तो आदमी, एक आम आदमी फिर से नतमस्तक हो जाएगा बीजेपी के सामने। राकेश जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं सिर्फ कैंपेन के स्टाइल और फंक्शन पर मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, माफी मांगने में कोई भी हमारी छोटा नहीं होता है। लेकिन इतनी बड़ी हार के पीछे जो कारण है उसको ध्यान से सोचना चाहिए। एक कारण मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अन्ना के आंदोलन से उपजी हुई पार्टी थी। दिल्ली के लोगों में के मन में, मानसिकता में अन्ना के आंदोलन की एक छाप थी, जिसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिला। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, दिल्ली पहली बार दिखा है क्लास डिवाइड है, और उस क्लास डिवाइड में जो अंडर प्रिविलेज क्लास है, उस क्लास को कन्विंस करने की बात नहीं है, उस क्लास से आइडेंटिफाई होने की बात है। यहाँ पर एक चूक हुई है, जो चूक 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने की नहीं है, ये एक्युमुलेटेड चूक है, जो पार्टी अपने सामाजिक आधार को और नेतृत्व के सामाजिक आधार को, दोनों में जो एक समरूपता है वो स्थापित करने में कहीं विफल हुई है। इसलिए इस हार को और गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि अन्य प्रांतों में भी ये अंडर प्रिविलेज और प्रिविलेज के बीच में जो खाई बनती जा रही है, ये नव उदारवादी नीति के कारण, उसकी खामियाजा कहीं गलती से पार्टी को भुगतना ना पड़े। इसलिए मैंने कहा वैचारिक प्रश्न है, ये बीजेपी के लिए आप सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को मैं नहीं मानता हूं कि ट्रिगर दिया है, जब तक आप क्रिटिकली सजेस्ट नहीं, आपने एक ट्रिगर दिया है। राकेश जी, माफी चाहूंगा, मैं आपकी बात टोक रहा हूं, पर नहीं करेंगे तब तक आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। जी, आपने बहुत अहम ट्रिगर दिया है, लेकिन ये बीजेपी के लिए है। मीम अफजल साहब, मैं यही पलटकर कहूं, और आपने माना है, जो वोट बैंक आपका हुआ करता था, परंपरागत वोट बैंक, वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट किया, क्योंकि आप विकल्प के तौर पर दिखे ही नहीं। वो इसलिए क्या, क्योंकि जिन नीतियों को लेकर जुबानी जमा खर्च आप करते हैं, कार्यान्वित करते हुए आपके नेता नहीं दिखे, एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहे, उन लोगों के बीच जाना छोड़ दिया, राब्ता कायम करना छोड़ दिया। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने जो नीतियों की बात की, हमारी नीतियां कामयाब थी। हमने दिल्ली में डेवलपमेंट किया, हमने देश में डेवलपमेंट किया। आखिर के 2 साल, यानी हमने 10 साल जो सरकार चलाई है, उसके आखिर के 2 साल हमारे खराब थे। उससे पहले आप समझ ले देश की क्या स्थिति। हम पहले इलेक्शन जीते, उसके बाद फिर इलेक्शन जीते, और इस तरह से हम तीसरा इलेक्शन जब लड़ने के लिए गए, तो उसके बाद उसमें हमको जो है सही मानों में एक फेस करने पड़ी नेगेटिविटी। अभी संबित पात्रा कह रहे थे कि नेगेटिविटी पॉलिटिक्स में नहीं होती है। होती है, बिल्कुल होती है,
लेकिन इश्यूज पर होती है, अफराद पर नहीं होती, किसी इंडिविजुअल पर नहीं होती। जब आप इंडिविजुअल पर नेगेटिविटी करते हैं तो हमेशा उसका खराब असर होता है, चाहे हम करें, चाहे आप करें, चाहे कोई भी करे। मैं समझता हूं कि सियासत अपने उसूल खुद तय करती है और अवाम हम सबसे ज्यादा होशियार हैं। मैंने ये अंदाजा लगाया है कि हम यहाँ बैठ के समझते हैं कि हम बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, हम बड़ी गहराई बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम हमसे ज्यादा चालाक है। नहीं, अवाम ने तो आप तो राजनीतिक बिरादरी की बात कर रहे हैं और हम पत्रकार बड़ी ताल ठोकते हैं कि हम जानते हैं, जनता की नब्ज समझते हैं, एडिया घिसाते हैं सड़कों पर जाकर, गली मोहल्लों में जाकर। कौन बता पा रहा था अवाम की रीडिंग कौन कर पाए कि 67 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की और 3 रह जाएंगी बीजेपी और आपका डब्बा गोल हो जाएगा। ये जनता बड़ी शांति से बैठी रहती है। प्रदीप सिंह, क्या ये हमारे पिछले 8-9 महीने ये बता रही है कि हमें सकारात्मक एक विकसित देश बनाने का सपना बताइए, डिलीवरेबल्स बताइए और डिलीवरी बताइए। बिल्कुल, यही शब्द का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं। बीजेपी का हार का सबसे बड़ा कारण आप देखिए, बीजेपी पिछले 6 विधानसभा चुनाव से 32 से 34% वोट पाती रही है। लोकसभा चुनाव में उसे 46% वोट मिला। वो 14% वोट क्यों चला गया? वो चला इसलिए गया कि उसने देखा कि 8 महीने में आपने चुनाव के समय जो वायदे किए थे उनमें से कोई पूरा नहीं किया। वादों को ही चुनावी जुमला बता दिया गया। नरेंद्र मोदी की पहचान किस रूप में बनी कि ये इंप्लीमेंट करने में माहिर हैं। ये योजना केवल बनाते नहीं, उसको लागू करके दिखाते हैं। वो होते नहीं देखा। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो मुझसे डरेगी, मोदी से डरेगी। लोगों ने 8 महीने में देखा कि कॉर्पोरेशन का एक कॉर्पोरेटर नहीं डरा, जैसे चल रहा था वैसे चलता रहा। तो बीजेपी का पूरा कैंपेन लोगों को अविश्वसनीय लगा और 8 महीने का काम देखने के बाद अविश्वसनीय डिलीवरी की बात भी होने लगी। 30 सेकंड है सिर्फ आपके पास दिलीप पांडे, क्या आपको एहसास है, आपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स तो अब ये चेंज कर दिया है डिलीवरी मैकेनिज्म पर भी, लेकिन आपने जो ये इतने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं और यहां पर ये आम आदमी पार्टी है, कार्यकर्ता कहता है मेरी पार्टी है, आप खुद कह रहे हैं, बड़ी बात कही थी आपने 10 तारीख को कि ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं, आशुतोष की नहीं, दिलीप पांडे की नहीं, मनीष सिसोदिया की नहीं है, आम आदमी की पार्टी है। वो आप पर देख रहा होगा, ये एहसास है आपको? 30 सेकंड में भरोसा क्या देंगे एक बार फिर? बिल्कुल सर, आज ये 67 सीटों का जो प्रचंड जनादेश मिला है वो 49 दिनों की जो आशा रही है जनता की, उसी के परिणाम स्वरूप मिला है। कम से कम इतना यकीन जनता को है कि इनको 54% वोट दिया है। वो जानते हैं कि जो ये कहते हैं वो करते हैं। और हम इस बार विश्वास करिए, जनता ने अपनी उम्मीदों की पोटली हमारे कंधे पर टांग दी है जी। जिस तरह का विश्वास यकीन हमें दिखाया है, उस विश्वास को आगे ले जाने की क्षमता हमारे पास है, हमने एक बार करके दिखाया हुआ है जी। तो इससे कोई गुरेज नहीं है जनता को। हमारी उम्मीद यही है। दिलीप पांडे किया है, दिलीप पांडे, डॉक्टर संबित पात्रा, मीम अफजल, राकेश सिन्हा, प्रदीप सिंह जी, हमारी उम्मीद यही है कि ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो चेंज हुआ है, सारे राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक दल वो इसका संज्ञान भी लें, सबक भी लें इससे, और जनता क्या चाहती है उसकी नब्ज पर लगातार अपना हाथ, अपनी नजर बनाए रखें।